नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। HP वायरस एक बेहद आम, खतरनाक और तेजी से फैलने वाला वायरस है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि इस वायरस का पता भी नहीं चल पाता। कई बार मरीज जल्दी रिकवर हो जाते हैं, तो कई ऐसे केसेस भी होते हैं कि ये वायरस जटिल से जटिल स्वास्थ्य समस्या से जुड़ी बीमारी दे जाता है। आखिर HPV वायरस होता क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, गर्भवती महिलाओं के लिए HPV का टीका कितना ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे आज के हमारे शो हेल्थ गुरु में। तो चलिए आगाज करते हैं हेल्थ गुरु का। इंदौर अपोलो हॉस्पिटल से आज हमारे साथ जुड़ी है प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपाली मित्तल। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। मैम, शुरुआत करते हैं कि महिलाओं को किस तरह की वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है जन्म से लेकर पूरे एज ग्रुप तक। बेसिकली अगर अपन बहुत इम्पॉर्टेंट वैक्सीन्स की बात करें तो 5 बेहद ज़रूरी वैक्सीन्स होते हैं जन्म से लेके लेटर एज तक। सो अपने जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो वैक्सीन शामिल हैं वो हैं DPT, MMR। ये दोनों तो मोस्टली गांव में डिलीवरी हो या शहरों में डिलीवरी हो, सब बच्चों का, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, हर बच्चे को ये लगता ही है। फिर उसके बाद होता है एक वेरिसेला, जिसको हम चिकन पॉक्स के नाम से भी जानते हैं, उसका वैक्सीन लगना भी बहुत ज़रूरी होता है लड़कियों को। दैन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एक वैक्सीन है विच इज़ अ फ्लू वैक्सीन, वो भी ईयरली लगना बहुत ज़रूरी है। एंड कमिंग फाइनली टू द HPV वैक्सीन विच जो हमें महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए लगाया जाता है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एक वैक्सीन है जो ईयरली उसका स्ट्रेन बदलता रहता है, और अगर ये गर्भवती महिलाओं को ये वैक्सीन नहीं लगा हो और अगर उनको इन्फ्लुएंजा या फ्लू हो जाता है तो वो एक गंभीर समस्या ले सकता है और उनको मे बी प्री टर्म डिलीवरी से लेके रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, सारे न्यूमोनिया से लेके सब कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना रहती है। बट आज का हमारा चर्चा का विषय क्योंकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है तो हम उसी के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आखिरकार होता क्या है और किस चीज़ के लिए लगाया जाता है। तो हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा कॉमन या मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर डेथ इन इंडिया है वो है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। सो अगर अपन देखें तो डेली इवन हर 8 मिनट में एक महिला की मौत होती है और डेली कम से कम 200 महिलाओं की मौत सर्वाइकल कैंसर के कारण होती है। और अगर अपन इसकी ही करें तो करीब साल में 70,000 महिला सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। पर सर्वाइकल कैंसर एक कैंसर है जो प्रिवेंटेबल कैंसर है। बाकी बहुत सारे कैंसर्स हैं जो प्रिवेंटेबल नहीं है या वो हो जाते हैं, देन अपन सेकेंडरी प्रिवेंशन करते हैं या टर्शरी प्रिवेंशन करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट करते हैं। पर सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो एक प्रिवेंटेबल कैंसर है, एज इन अगर वो जल्दी या तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ कैंसर विच इज़ कॉज बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस जो यंग एज में नॉर्मली नहीं होता है, और वंस अ फीमेल या मेल हैज़ अ सेक्सुअल डेब्यू उसके बाद ही ये फैलने की संभावना रहती है। जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ अ प्रिवेंटेबल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर इज़ अ प्रिवेंटेबल कैंसर, और इसका एक जो ड्यूरेशन रहता है कि इन्फेक्शन से डिजीज़ के मैनिफेस्टेशन तक एक लॉन्ग ड्यूरेशन रहता है, इट्स लाइक अराउंड 10 ईयर्स। उस बीच में हम कभी भी उसको अर्ली डायग्नोज कर लेते तो भी उसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट होना संभव है। एंड इसके आजकल वैक्सीन्स आ गए हैं। ये वैक्सीन्स 2006 में आए थे, और चूंकि अभी बहुत नया वैक्सीन है, इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, टैबूज हैं। पर देन इट इज़ अ कैंसर, सर्वाइकल कैंसर बेसिकली जो मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर जो है वो कुछ स्ट्रेन्स हैं HPV के, जैसे 16, 18, 31, 42, 55, ये जो कॉमन सर्वाइकल कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन्स हैं। सो जो हमारे पास जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन है 16 एंड 18 के अगेंस्ट है। ये करीब 80 to 85% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर ये दोनों स्ट्रेन्स करवाते हैं।
So if we are able to vaccinate our girls at an early before their sexual debut, we'll be able to prevent cervical cancer. डॉक्टर मित्तल, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि वैक्सीन अगर है अवेलेबल, कैसे ये उपलब्ध हो पाता है, अवेलेबिलिटी कैसी है और कैसे इसको लगाया जा सकता है, मतलब किस कंडीशन किस अकॉर्डिंगली? बेसिकली ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जैसे कि अपने MMR, DPT ये वैक्सीन्स है वैसा नहीं है, पर इसकी अवेयरनेस गायनेकोलॉजिस्ट खुद ही उन्हीं को मेहनत करनी पड़ती है, या उन्हीं वही हैं जो अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। अब इसके लिए प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट सबको बहुत, प्रिंट मीडिया या इन सबको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि इसको अपन अवेयरनेस ला पाए लेमैन में, ले पब्लिक में, नॉर्मल लोगों में। अभी कैसे अवेलेबल हो पा रहा है? अभी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन कैसे प्रोवाइड हो पा रहा है? अवेलेबिलिटी इज ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली, मतलब आपको किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा या इवन GPs आर एबल टू गिव इट, सो यू विल हैव टू गो टू द गायनेकोलॉजिस्ट विल डू अ प्रॉपर एग्जामिनेशन, एक पूरा हिस्ट्री लेंगे आपकी, एंड देन दे विल बी प्रोवाइडिंग विद द वैक्सीन। डॉक्टर मित्तल, क्या शादीशुदा लोग इस तरह का वैक्सीन लगा सकते हैं? इसको लेकर भी कई तरह की भ्रांतियां रहती हैं। यस, ऑफ कोर्स, शादीशुदा लड़कियां भी लगा सकती है। बेसिकली द थिंग इज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, द आइडियल एज ऑफ वैक्सीनेशन इज 11 to 12 years, and we start giving the vaccination from 9 years up till 45 years. पर क्योंकि यंग एज में उस समय उनका कोई कांटेक्ट रहा नहीं रहता है, प्लस इम्यूनिटी बहुत अच्छी बिल्ट होती है अगर आप यंग एज में दे दो, क्योंकि अपन को जैसे कि मालूम है कि मोस्ट कॉमन कॉजिंग सर्वाइकल कैंसर, अभी जो 2 टाइप के वैक्सीन्स, 3 टाइप के वैक्सीन्स है पर इंडिया में जो अभी हमको मिल रहे हैं, बाइवेलेंट एंड क्वाड्रिवेलेंट। तो बाइवेलेंट इज मोस्टली अगेंस्ट 16 and 18 एंड क्वाड्रिवेलेंट इज अगेंस्ट 7, 11, 16 and 18। तो 7 and 11 जो वार्ड्स रहते हैं, जेनाइटल वार्ड्स को प्रिवेंट करते हैं, एंड 16 and 18 प्रिवेंट्स अगेंस्ट द सर्वाइकल कैंसर। जब मरीज आपके पास आते होंगे तो बहुत सारी भ्रांतियां होगी कि वैक्सीन लगाए या नहीं लगाए, कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं है, किस तरह की भ्रांतियां हैं जिसको आप चाहते हैं कि कम से कम दूर होनी चाहिए? बहुत सारे मिथ्स हैं इस समाज में। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये कैंसर, सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि कैंसर प्रिवेंशन के लिए ऑल्दो वी आर वैक्सीनेटिंग, लाइक इट्स जैसे कोविड के लिए हमारा बहुत सारी, कोविड वैक्सीन के लिए बहुत सारी भ्रांतियाँ है, वैसे ही लेमैन के लिए तो HPV वैक्सीन भी वैसे ही उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये रहता है कि कहीं इससे वैक्सीन से ही कैंसर नहीं हो जाएगा। देन और कि अगर हमने अर्ली एज में लगा दिया तो विल दे, मतलब उनका सेक्सुअल डेब्यू जल्दी तो नहीं हो जाएगा किसी भी कारण से, मतलब ये सब पेरेंट्स के मन में रहता है, या उसके कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो जाएंगे। अच्छा, डोजेस कैसे रहते हैं? क्या एक बार में ये कंफर्टेबल होता है, ईयरली होता है, मंथली होता है, किस तरह से इसका डोज सिस्टम रहता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी इंडिया में दो टाइप की ही वैक्सीन अवेलेबल हैं, बाइवेलेंट एंड क्वाड्रिवेलेंट, एंड एक और नोनावेलेंट वैक्सीन जो है इट इज़ ऑन द वे, मतलब आ रहा है, अभी तक आया नहीं, इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो जो बाइवेलेंट वैक्सीन रहता है इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट 2 मोस्ट कॉमन सर्वाइकल कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन्स, दोज आर 16 and 18, एंड क्वाड्रिवेलेंट जो रहता है 6, 11, 16, 18 के अगेंस्ट रहता है, और नैनोवेलेंट जो रहता है इट इज़ अगेंस्ट 5 मोर, उसमें जो 31, 33, 45, 52, 58 ये भी ऐड हो जाते हैं। तो इसका जो डोजेस स्केड्यूल रहता है, अगर हम 9 to 15 ईयर्स के एज विच इज़ द आइडियल एज फॉर गिविंग वैक्सीनेशन, तो हमें 2 ही डोज देने पड़ते हैं, 0 डोज एंड उसके फिर 5 मंथ्स के गैप पे 0 and 6 मंथ्स वाला जो डोजेस स्केड्यूल रहता है, एंड उसके बाद वाला एंड इट इज़ फॉर लाइफ। उसके बाद हमको कोई बूस्टर डोज देने की ज़रूरत नहीं रहती है। और अगर हम 15 साल की उम्र के बाद लगाते हैं तो बाइवेलेंट जो वैक्सीन है उसका जो डोजेज शेड्यूल है कि 0, 1 एंड 6 मंथ्स पे, हेपेटाइटिस बी जैसा जो शेड्यूल है कि 0 मंथ पे दिया, फिर अगले महीने 1 देंगे, फिर 5 महीने बाद तीसरा डोज देंगे। और जो गार्डासिल दैट इज क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन, उसको 0, 2 एंड 6
मंथ्स पे देते हैं. सो दैट्स हाउ 3 डोजेज ऑफ वैक्सीन्स आर रिक्वायर्ड व्हेन यू डू अ कैचअप वैक्सीनेशन. 15 ईयर्स के बाद जो भी अपन वैक्सीनेशन करते हैं उसको हम कैचअप वैक्सीनेशन करते हैं, बिकॉज आइडियल टाइम वाज दिस टाइम. नाउ वी आर कैचिंग अप विद द वैक्सीनेशन शेड्यूल. डॉक्टर मित्तल, जैसे आपने जिक्र किया कि अभी गवर्नमेंट ने इसको लेकर किसी भी तरह की पॉलिसी नहीं जारी की है. बहुत बार होता है कि बजट से लोगों की पॉकेट से बाहर है. क्या ये वाला वैक्सीन भी पॉकेट से बाहर है या आम जनता इजीली इसको परचेस कर सकती है? इट्स वेरी ट्रू. अभी नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जैसे कि हम देखते हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ सब नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ही HPV वैक्सीन को इनकॉर्पोरेट किया है उन लोगों ने. पर हमारे यहाँ आई रियली डोंट नो व्हाट इज़ द हिच, मे बी द कॉस्ट. येस, द कॉस्ट इज़ क्वाइट हाई. अगर हम बाइवेलेंट की वैक्सीन की बात करें तो एक व्यक्ति का 7,500 तक का खर्चा आता है 3 डोज का, और क्वाड्रिवेलेंट की बात करें तो अराउंड 10,000 रुपीज़ का खर्चा आता है. सो ऑब्वियसली भारत बहुत अमीर देश नहीं है. जब तक ये नहीं बताएंगे इट इज़ अ लाइफ सेविंग वैक्सीनेशन, नोबडी इज़ रेडी टू शेल मनी आउट ऑफ देयर पॉकेट. तो अनटिल अनलेस इट कम्स इनटू द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट गाइडलाइंस आ जाए, नेशनल इम्यूनाइजेशन पॉलिसी आ जाए, तब तक एकदम आम जनता को या गरीब जनता तक पहुंचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. पर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ द गवर्नमेंट इज़ विलिंग. तो बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो इसको और अच्छे मिशन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. जो मित्तल बनी हुई है मैम, बहुत सारी भ्रांति और उसके बीच ये रहता है कि अगर प्रेग्नेंट है महिला तो क्या ये वैक्सीन लगाया जा सकता है? प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन नहीं दे सकते. प्रेगनेंसी ऑल्दो ये वायरस लाइक पार्टिकल से बना हुआ रहता है, लाइव वायरस या लाइव अटेन्यूएटेड वायरस से नहीं बना हुआ रहता है. देन टू प्रेगनेंसी इज़ अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर दिस वैक्सीन. सो अगर ऐसा होता है कि इफ अ पेशेंट इज़ प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, वी यूजुअली इन अ वेरी न्यू फ्यूचर 1-2 महीने 3 महीने में वो प्लान करती है, तो वी यूजुअली आस्क हर टू अवॉइड द वैक्सीन. या अगर किसी पेशेंट ने ऑलरेडी उसका डोजेस चल रहा है, उसने 1 या 2 डोज ले लिए एंड देन सडनली मतलब ऐसा लगता है कि शी इज़ प्रेग्नेंट, देन वी विदहोल्ड द 3rd डोज और द 2nd डोज वी विदहोल्ड एंड वी कंप्लीट द वैक्सीनेशन शेड्यूल आफ्टर शी डिलीवर्स. अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है. आपने 1 डोज लिया, कुछ साइड इफ़ेक्ट क्या नज़र आते हैं क्या इस वैक्सीन के? साइड इफ़ेक्ट नहीं है इस वैक्सीन के, स्पेशली छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स जो हर वैक्सीन के होते हैं, जैसे कि लालपन आना, दर्द होना, बॉडी एक्स, हेड एक्स, थोड़ा सा हल्का फुल्का फीवर आना, कभी किसी को जी घबराना, वॉमिटिंग, कभी कभी फेंटिंग अटैक्स भी होते हैं. दोज आर लाइक, वो सब छोटे मोटे हर वैक्सीन के साथ होते हैं. और अगर ऐसा फेंटिंग के लिए एक प्रिकॉशन ये लेते हैं कि वैक्सीन लेने के 15 मिनट बाद तक हम पेशेंट को बैठने के लिए बोलते हैं. पर मेजरली ऐसे कोई भी बड़े दुष्प्रभाव इस वैक्सीन का नहीं है. डॉक्टर मित्तल, क्योंकि ये जिस तरह का वायरस है, तो जब वैक्सीन लगाते हैं तो पार्टनर को लगाना ज़रूरी होता है. क्या लड़कों को भी इस तरह का वैक्सीन लगाया जाता है क्या? Ideally, boys also should be vaccinated so that they are not able to pass that virus to their partners. जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. बट इन इंडिया अभी तो लड़कियों के को ही वैक्सीन लगाने का कुछ ऐसा प्रोग्राम नहीं है हमारी सरकार का कि उसको हेल्थ प्रोग्राम में, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में लाया जाए, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लाया जाए. तो लड़कों की तो वैक्सीन की बात बहुत ही दूर है. पर येस, इट इज़ बाकी की कंट्रीज़ में जो इस बीमारी को काफ़ी हद तक जो जीत चुके हैं इस बीमारी को, उधर सब उन कंट्रीज़ में बॉयज़ को भी, लड़कों को भी सेम एज ग्रुप में, अर्ली एज ग्रुप से वैक्सीन लगाया जाता है. एक बार अगर वैक्सीन लगा लिया है, उसके बाद क्या गर्भाशय में कैंसर की जांच के लिए क्या जांच कराना कंपलसरी होता है? Yes, vaccination is a different thing. Vaccination is for the prevention, and it is a very different thing from your pap smear screening. So there are 2 stages of 3 stages. First is the vaccination, then early diagnosis, and third will be the treatment. So vaccination अगर हमने किया है तो we know कि we have limited strains of
जो हमारा जो वैक्सीन है लिमिटेड स्ट्रेन, सर्वाइकल कैंसर बहुत सारे स्ट्रेन से होता है, अपन वो जो मोस्ट कॉमन स्ट्रेन है उसके अगेंस्ट ही वैक्सीन अवेलेबल हैं। सो अगर हमने 16-18 के लिए दिया है तो वो सिर्फ उन दोनों के कारण होने वाले कैंसर को प्रिवेंट कर पाएगा, पर दूसरे जो वायरल के स्ट्रेन है उसके अगेंस्ट वो प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। सो अगर आपने, इट इज़ नॉट अ एस्केप कि आपने वैक्सीनेशन करा है तो यू विल बी एस्केप्ड ऑफ स्क्रीनिंग, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आपको स्क्रीनिंग लाइफ लॉन्ग, जैसा कि हर 3 साल में 5 साल में LBC कर रहे हैं, रूटीन पैप्समियर साइटोलॉजी कर रहे हैं या को टेस्ट कर रहे हैं, जो भी टेस्ट कर रहे हैं दैट हैज़ टू गो ऑल थ्रू आउट योर लाइफ टिल द एज ऑफ 65। क्योंकि हम देखते हैं अब्रॉड में ये जो वैक्सीन है इसको कंपलसरी किया गया है, इवन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में भी लिया गया है, लेकिन इंडिया की कंडीशन इससे और ज़्यादा विपरीत नज़र आती है। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अब गवर्नमेंट को इस प्रोग्राम को भी अडॉप्ट करना चाहिए? Adopt, it should be mandatory because as we know the cancer burden is rising day by day. बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार को करनी चाहिए और दिस इज़, जैसे कि मैंने बताया, तो महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है और करीब 70,000 महिलाएं हर साल उनकी मौत हो जाती है। तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है मेरे ख्याल से। अगर आप उसकी अवेयरनेस लेके आएंगे, अफोर्डेबल रेट्स में देंगे, आप उसका पब्लिसिटी करेंगे, अवेयरनेस लाएंगे, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एंड इट इज़ टोटली, मतलब जो एक प्रोग्राम है कि 2070 तक इराडिकेट करना है सर्वाइकल कैंसर को इंडिया से, एंड 30 तक अपन को करीब 50%, 2030 तक करीब 50% ऑफ कैंसर को हमको कंट्रोल कर लेना है। ऑल्दो बहुत सारे प्रोग्राम्स है, बहुत सारे एक्शन भी हो रहे हैं, पर आई थिंक स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसीज साइड। गवर्नमेंट को, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे जैसे न्यू वायरसेस आते हैं तो उसके लिए अवेयरनेस NGO की मदद से स्कूल कॉलेजेस में भी कंडक्ट कराया जाता है। आपको लगता है ये स्प्रेड अब फैलना चाहिए, ये अवेयरनेस अब जन जन तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? यस, एब्सोल्युटली, ये बहुत ज़रूरी है। इवन वी हैव स्टार्टेड गिविंग लेक्चर्स, सेंसिटाइजिंग स्कूल गर्ल्स। हम स्कूल जाके लेक्चर्स देते हैं, वी सेंसिटाइज देम, we sensitize the teachers sensitize their parents। so और फिर गांव, हर जगह हम लोग बहुत सारी जाके अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं गांव में। इवन गांव में जाके we try and take lectures। जब हम स्क्रीनिंग वगैरह के लिए जाते हैं या कैंप्स वगैरह करते हैं, there also we try and sensitize people towards, क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। डॉक्टर मित्तल, क्योंकि आपको एक बड़ा एक्सपीरियंस है, आपके पास जो केसेस आते हैं वो किस तरह के आते हैं? क्या रूरल एरिया से ज़्यादा आते हैं या जो अर्बन एरिया है वहाँ से पॉपुलेशन ज़्यादा आती है? किन लोगों में ये ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है? बेसिकली सर्वाइकल कैंसर इज डिजीज़ ऑफ मोस्टली जो जिनका पुअर हाइजीन रहता है, सोशो इकोनॉमिकली बहुत अच्छे नहीं रहते, वो अवेयरनेस उनको हाइजीन के बारे में भी नहीं रहती है, उनमें ज़्यादा होता है। अगर आप किसी भी महिला के 3 या उससे ज़्यादा, पैरिटी उसको अपन बोलते हैं, 3 या उससे ज़्यादा बच्चे हैं, उसमें संभावना ज़्यादा रहती है, या अर्ली एज ऑफ मैरिज है, या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, तब भी सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। या आपने कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो रहते हैं, गर्भ निरोधक गोलियाँ जो रहती है, अगर 5 साल या उससे ज़्यादा साल तक खाए हैं तो आपकी संभावना बढ़ जाती है। या स्मोकर्स आर एट अ हायर रिस्क ऑफ हैविंग सर्वाइकल कैंसर। सो दीज आर द फ्यू हाई रिस्क फैक्टर्स फॉर सर्वाइकल कैंसर। डॉक्टर मित्तल, हमारे सारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कितनी इम्पोर्टेंस है ये वैक्सीन की? This is the only, I'll just like to end by saying कि this is a cancer which is totally preventable। पूरी तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम इसका टाइमली वैक्सीनेट करें फर्स्टली। दैन इट इज़ वन कैंसर जिसका एक उसका होने का, कि आपको वायरस का इन्फेक्शन लगा और वो कैंसर होगा, उसका एक लंबा लेटेंट फेज है अराउंड 10 years। तो उसमें अगर हमारे सरकार के स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं कि आपने 10 साल एक बहुत लंबा समय होता है, उसमें आप एक बार भी आपने वो स्क्रीनिंग कर ली सपोज, देन टू आप एक अर्ली स्टेज में उस कैंसर को डायग्नोज करके अर्ली स्टेज पे ट्रीट करके उसको पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, रादर देन। सो
it is a preventable thing, it is a long latent period, and it is a completely curable cancer if diagnosed in time. बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हमने आपको साझा की, क्योंकि कई बार अवेयरनेस की कमी के चलते भी हम देखते हैं कि एक बड़ा रूप ये कैंसर का भी ले सकती है। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग इस तरह के वैक्सीन की ओर ज़्यादा जोर दें, और ख़ासतौर पर सरकार को भी अब इसे अपने राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि जितनी तेज़ी के साथ महिलाओं में इसको लेकर जो प्रॉब्लम से सामने आ रही है, ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आम जनता की एडवाइस के साथ साथ वो इस बीमारी को भी समझे। और अगर वैक्सीन इसके लिए कारगर उपाय साबित हो रही है तो ये और भी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत यही है कि लोग इसको लेकर सबसे ज़्यादा जागरूक हो सके। आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।